हेलो दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ ई लर्निंग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि एमपीपीएससी सिलेबस का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। पिछले 10 सालों में कम से कम इससे 100 क्वेश्चंस बन चुके हैं, तो आप समझ ही गए होंगे कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। तो हम डिस्कस करने वाले हैं SC एंड ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर हम देखेंगे SC एंड ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989, फिर हम देखेंगे नेचर ऑफ क्राइम, देन ऑब्जेक्टिव और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो टॉपिक है ये दिखता बहुत कॉम्प्लिकेटेड है बट बहुत इजी है, और जैसे मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगी, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आप बहुत अच्छे से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सारे बना पाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, इस बात की मैं गारंटी देती हूँ आपको। तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले इसमें टोटल चैप्टर 5 होते हैं, कुल अध्याय 5 होते हैं। उसके बाद है सेक्शंस इसमें 23 होती है। सेक्शंस मतलब धाराएं, इसमें 23 धाराएं हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी, पहले आते थे, अब तो थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न के साथ आते हैं, बट आते ज़रूर है। तो आपको पूछ लेता है वो चैप्टर कितने हैं, सेक्शंस कितनी हैं, ठीक है। अब ये इनैक्ट कब हुआ था? ये इनैक्ट हुआ था 11 सितंबर को, ठीक है, 1989 को। इनैक्टमेंट जो है उसको हिंदी में अधिनियमित तिथि कहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन डेट क्या है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन डेट है 30 जनवरी 1990, मतलब लागू होने की तिथि है इसकी 30 जनवरी 1990। 30 जनवरी हम और किस तरह याद कर सकते हैं? यह गांधी जी की पुण्यतिथि है और शहीद दिवस भी है। शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, है ना, तो इनके उससे भी हम इसको मनाते हैं। अब क्वेश्चन जो आते हैं, अभी जो क्वेश्चंस बनते हैं उसमें क्या करते हैं ये लोग, ये पूछ लेते हैं, इसमें लिख देंगे गांधी जी पुण्यतिथि या शहीद दिवस, ठीक है, ऑप्शन में दे देंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो आप भूलेगा नहीं। 30 जनवरी मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट है, तो आपको याद रहनी चाहिए। आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं इसका नेचर ऑफ क्राइम। नेचर ऑफ क्राइम क्या है? इसमें तीन नेचर ऑफ क्राइम है। सबसे पहला है नॉन बेलेबल को हिंदी में क्या कहते हैं? गैर जमानती का मतलब कि इसमें बेल नहीं मिलती है आपको, अगर ये क्राइम होता है तो बेल नहीं मिलती है। दूसरा है कॉग्निजेबल ऑफेंस, इसको हिंदी में कहते हैं संज्ञेय अपराध। मैं हिंदी में भी इसलिए बता दे रही हूँ कि बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं तो हम हिंदी में नहीं उतना समझ पाते, तो इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल रखूंगी मैं इसको, ताकि मेरे जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं और जो हिंदी मीडियम के हैं वो दोनों को अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। तो हम कहाँ थे? हम थे कॉग्निजेबल ऑफेंस में। कॉग्निजेबल ऑफेंस को कहते हैं संज्ञेय अपराध। इसका मतलब होता है बिना वारंट के गिरफ्तारी। इसके लिए वारंट की जरूरत नहीं पड़ती, अगर ये अपराध किया है किसी ने तो बिना वारंट के उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। तीसरा है हमारा नॉन कंपाउंडेबल को हिंदी में क्या कहते हैं? आश्वनीय अपराध मतलब, अब इसको कैसे समझेंगे हम? मतलब नो कॉम्प्रोमाइज, मतलब इसमें कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं होता है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो है ये जो 3 नेचर ऑफ क्राइम है ना, इससे क्वेश्चंस बनते हैं, और वो आपको ट्विस्ट एंड टर्न के साथ पूछता है। कैसे पूछेगा वो आपसे? कॉग्निजेबल ऑफेंस को लिख देगा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब क्या हम जाते हैं पेपर में, बैठ जाते हैं, देखते हैं, हम तो खुश हो जाते हैं, हम देखते नहीं है, हम जल्दबाजी में नॉन कॉग्निजेबल को हाँ ये है और उसको टिक कर देते हैं। तो ये गलती मत कीजिएगा। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है, रट के नहीं जाना है, समझ के जाना है चीज़ों को। इसलिए मैं आपको बहुत बेसिक के साथ बता रही हूँ और हर चीज़ को मैं समझा के बता रही हूँ, तो आप याद रखिएगा कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कंपाउंडेबल, ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अब हम इसके देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव में इसके हम SC ST को क्या प्रदान करते हैं? हम इनको प्रोटेक्शन, रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। प्रोटेक्शन रक्षा, रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन राहत एवं
पुनर्वास। ठीक है, अब एक छोटा सा नोट है जो आपको पता होना चाहिए। ये जो SC/ST एक्ट है, ठीक है, ये कभी भी किन के ऊपर अप्लाई होगा? नॉन SC/ST पे। SC/ST पे कभी अप्लाई नहीं हो सकता। अगर किसी SC/ST या SC/ST या ST/ST का कभी कोई विवाद होता है तो ये उन पे नहीं होगा। ये अधिनियम सिर्फ और सिर्फ नॉन SC/ST पर्सन पे ही लागू होगा, तो आप ध्यान रखिएगा। ये भी पूछ लेते हैं, ये एक बार पूछा गया था, क्वेश्चन आया था ये क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ बार बार कि हर चीज़ को एकदम ध्यान से अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, अब हम इसके देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में क्या है? इसमें हमको डेफिनेशन ऑफ SC दी गई है। अब डेफिनेशन ऑफ SC हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 366(24) में है। ठीक है, अब मैं आपको ये रीड कर देती हूँ पहले, फिर मैं आपको बहुत ही अच्छे उसमें समझा दूंगी, जिससे आप कभी भूलेंगे नहीं, आप बहुत चीज़ समझ जाएंगे और आपको चीज़ें याद रहेंगी, तो पेपर में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो पहले मैं रीड कर देती हूँ डेफिनेशन ऑफ SC। आर्टिकल 366(24) of the Constitution provides SC as SC means such castes, race or tribes or parts of groups within such caste, race or tribes as are deemed under Article 341 to be SC for the purposes of the Constitution। इसका मतलब क्या हुआ? मैं बहुत अच्छे से आपको समझा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ठीक है, और हो सके तो आप इसको नोट कर लीजिए। आप इस वीडियो को सिर्फ देखिए मत, नोट्स बनाते जाइएगा, बहुत अच्छे नोट्स बनवा दूंगी मैं आपके। ठीक है, ये PDF तो है, बट आपको मैं बहुत अच्छे नोट्स बना दूँगी, तो आप अपनी हैंड रिटन नोट्स रखिएगा, उससे आपको चीज़ें याद रहेंगी। अब मैं इसको बता देती हूँ कि डेफिनेशन ऑफ SC क्या है। इस डेफिनेशन ऑफ SC आर्टिकल 366(24) में दी गई है। उसमें क्या है? आर्टिकल 341 के तहत शामिल की गई जातियाँ। अब आर्टिकल 341 क्या है? 341 में दिया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी भी जाति वर्ग को SC का दर्जा प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कैसे प्रदान कर सकते हैं? अब उसके लिए तो प्रोसीजर होता है, एक अलग प्रोसीजर होता है, कमेटी बैठती है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है, हम उसमें नहीं जाएंगे, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमारा सिलेबस बहुत वास्ट है, इसलिए हमको स्मार्ट स्टडी करनी है। मैं आपको वही चीज़ें पढ़ाऊंगी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बस आप ये लेक्चर्स को फॉलो करते जाइएगा और रिविज़न करते जाइएगा, आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो फिर से रिपीट कर लेते हैं हम एक बार डेफिनेशन ऑफ SC क्या होता है। आर्टिकल 366(24) में दी गई हुई है। ठीक है, अब क्या दी गई है? आर्टिकल 341 के तहत शामिल की गई जाती है। अब आर्टिकल 341 में क्या दी गई है? आर्टिकल 341 में कहा गया है प्रेसिडेंट किसी भी जाति वर्ग को SC का दर्जा प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो आर्टिकल 366(24), आर्टिकल 341 आपको पता होना चाहिए किसके लिए? ये SC के लिए है। ठीक है, अब हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ ST। इसमें है, एक बार मैं रीड कर देती हूँ, फिर मैं आपको ऐसे समझा दूंगी हिंदी में अच्छे से। इसमें क्या है? आर्टिकल 366(25) of the Constitution provides ST as ST means such tribes or tribal communities or parts of or groups within such tribes or tribal communities as are deemed under Article 342 to be ST for the purposes of this Constitution। इसका मतलब क्या हुआ? आर्टिकल 366(25) में डेफिनेशन किसकी दी गई है? ST की दी गई है। क्या कहा है उसमें? आर्टिकल 342 के तहत शामिल की गई जातियाँ। अब आर्टिकल 342 में क्या कहा गया है? क्या कहता है वो कहता है प्रेसिडेंट किसी भी जाति वर्ग को ST का दर्जा प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पर मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि कभी भी SC एंड ST एक्ट ही होता है, आप ST एंड SC नहीं करना, कभी आप गलती से नहीं करना। ठीक है, इससे आपको आर्टिकल्स याद करने में बहुत इजी होगा। पहले कौन आता है? SC। आर्टिकल 366 किसमें? 24 में। किसके तहत? आर्टिकल 341 के तहत शामिल की गई जातियाँ, दैट इज SC। फिर है आर्टिकल 366(25) किसकी? ST की। किसके तहत?
तहत आर्टिकल 342 के तहत शामिल की गई जातियाँ, दैट इज ST। अच्छे से आप याद रखिएगा, ठीक है गाइज। आज के लिए इतना काफ़ी है। आप अच्छे से रिवीजन कीजिएगा, बार बार पढ़िएगा, बहुत इजी है ये, आपको अच्छे से हो जाएगा। कुछ सारे क्वेश्चंस यहीं से आएंगे, मैं आपको बता रही हूँ। आपने इतना पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया, आप अच्छा स्कोर कर लेंगे, आपके मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है गाइस। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। जब भी नेक्स्ट MPPSC होगा, आपकी पूरी प्रिपरेशन रहनी चाहिए। और ये ऐसा पार्ट है, ये बहुत अच्छा स्कोर करवा देगा आपको, इसलिए इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आगे के लेक्चर में हम इसके कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस के आगे के आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। तो गाइस, ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।